नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। 2 दिन बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि 50 साल बाद आसमान में एक अद्भुत नजारा दिखेगा। हालांकि भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा, मगर अमेरिका में इस कुदरती नजारे को देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। वहां इसे एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पर सेलिब्रेट किया जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि विज्ञान इसे नई संभावनाओं को जानने का, उन्हें परखने का मौका समझता है। तैयारियां इधर भारत में भी हो रही हैं। भारत में ज्योतिषी सूर्य ग्रहण के मौके पर नई गणना करते हैं। ये गणनाएं ग्रह, राशि और मूलांक के आधार पर की जाती हैं। ज्योतिषी मानते हैं कि ग्रहण का हमारे जीवन पर प्रभाव होता है, मगर विज्ञान इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। आज हम ज्योतिषियों की नजर से सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश करेंगे, विज्ञान की नजर से इसे परखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने वैज्ञानिक और ज्योतिषी मौजूद रहेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका में हर किसी को 8 अप्रैल का इंतजार है, जब धरती और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाएगा और चंद्रमा की छाया सूर्य पर ग्रहण बनकर नजर आएगी। अमेरिका में साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को लेकर कौतूहल का आलम यह है कि ग्रहण का गवाह बनने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अमेरिका में जिन जगहों पर सूर्य ग्रहण की पूर्णता नजर आने वाली है, वहां के होटल्स बुक हो रहे हैं और ऐसी जगहों पर लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। भारत से या अन्य देशों से भी जाते हैं ग्रहण देखने। बिल्कुल, हमारे खुद जानकार हैं जो ऐसे उन्होंने काफी साल पहले अपनी टिकट्स बुक करवा ली है। वो और नायग्रा फॉल, टेक्सास, अमेरिका जैसी जगहों पर जाकर इस नज़ारे को देखेंगे। और जो वहाँ जो लोग रहते हैं, क्योंकि नासा इन सभी खगोलीय घटना को जो है अपनी वेबसाइट पे कास्ट करता है, तो जो इंटरेस्ट रखते हैं वो इन वेबकास्ट माध्यमों से भी इस नज़ारे को देख सकते हैं। सूर्य पर लगने वाले ग्रहण का साया भले ही इस बार भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन हमारी परंपराओं की ज्योतिषीय गणनाएं इस ग्रहण को अभी पढ़ने में जुट गई हैं। इस बार फिर ग्रहण को लेकर विज्ञान और ज्योतिषीय समझ एक दूसरे के सामने खड़ी है। विज्ञान की नजर में ये ग्रहण जहां खगोलीय घटना भर है, वहीं ज्योतिष इस ग्रहण को अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। भी कोई खगोलीय घटना होती है तो लोगों में खास इंटरेस्ट होता है इसको जानने का। अनफॉर्चुनेटली जो हम ये सूर्य ग्रहण, अब साल का पहला सूर्य ग्रहण जो 8 अप्रैल को आने वाला है, ये हम भारत से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो इसकी बेल्ट है, जिस एरिया पे, जिस बेल्ट पे ये ग्रहण जो है वो चालू होगा, दिखाई देगा, वो अमेरिका, टेक्सास और मैक्सिको की बेल्ट है। तो उस तरफ की कंट्रीज में ये नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देगा, क्योंकि ये टोटल इक्लिप्स है। देखिए, ग्रहण एक खगोलीय घटना है। आकाशीय पार्लियामेंट के अंदर जो ग्रहों का परिवर्तन होता है, स्थितियों का परिवर्तन होता है, तो उसके कारण से राहु जिस प्रकार से सूर्य का खग्रास करता है, ग्रहण लगाता है, तो उसके प्रभाव सूर्य पर पड़ता है और उसके अनुसार से उसकी छाया जो है सूर्य पर पड़ने के कारण से वो एक ग्रहण की स्थिति बन जाती है। सूर्य पर एक छाया आच्छादित हो जाती है। उसका प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हर व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आकाशीय घटना तो है ही है, लेकिन ज्योतिष ने पराविद्या के अनुसार से इसका एनालिसिस इस प्रकार से करने का, समझने का प्रयास किया कि कोई भी खगोलीय घटना है उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो प्रभाव है वो अवश्य होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति और वैभव का ग्रह है। इससे इतना तो साफ है कि सूर्य को ग्रहण लगेगा तो कोई भी कुंडली उसके प्रभाव से नहीं बच पाएगी। टोटल इक्लिप्स जब होता है तो वो पूर्णता उसको कवर करता है, मतलब चंद्रमा जो है प्रकाश को पूर्णता बाधित करता है। तो वो एक तरह से दिन में रात हो जाना जैसा नजारा जो दिखाई देता है, विजुअली बहुत सुंदर दिखाई देता है, परंतु हम भारत से इसको नहीं देख पाएंगे। जो खगोल में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोगों ने ऑलरेडी अपनी टिकट करवा ली है, क्योंकि इस तरीके के टोटल इक्लिप्सेस के नज़ारे जो है वो बहुत सालों में हमें बहुत कम बार दिखाई देते हैं। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली अमेरिका के इन भागों में जाकर देखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे व्यापक रूप से बहुत बड़ा ग्रहण है और इसका प्रभाव भी बड़ा व्यापक रहता दिखाई दे रहा है। इस वक्त यदि ग्रहों की स्थिति की हम बात करें तो वैसे ही ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र बनी हुई है। मंगल और शनि का आपस में युति बनी हुई है, वो टकराव की स्थिति है। साथ साथ सूर्य और राहु की युति भी इस वक्त बनी हुई है
और सूर्य और राहु की युति के होने से ये लगातार मान के चलें कि 2 ग्रहणों का योग पड़ रहा है और ऐसे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अभी चंद्र ग्रहण गया है 25 तारीख के आसपास और उसके बाद अभी देखें तो ये 15 दिन बाद ही दूसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण आ गया है। तो ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से देखा जाए तो जहां जहां ग्रहण पड़ता है वहां पर उसका प्रभाव भी होता है। सूर्य पर ग्रहण के प्रभाव पर विज्ञान और ज्योतिष का अपना अपना नजरिया है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों पर भरोसा करने वालों के मन में ये सवाल है कि जब सूर्य अपने सबसे बड़े ग्रह से गुजर रहा होगा तो उनकी राशि पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, जो 8 अप्रैल को महा सूर्य ग्रहण है, संपूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसका अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को इस ग्रहण से विशेष सावधानी रखनी होगी अगले 1 महीने तक। वृषभ राशि, मिथुन राशि, मकर राशि और तुला राशि, वृषभ, मिथुन, तुला और मकर, इन 4 राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव बड़े अच्छे हैं। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। दुनिया साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को लेकर किस कदर उत्साहित है, इसका अंदाजा गूगल की इस एनिमेशन से लगा लीजिए। सोलर एक्लिप्स टाइप करते ही गूगल शानदार एनिमेशन के जरिए दुनिया को सूर्य ग्रहण के उस इफेक्ट का एहसास करा रहा है जिसकी गवाह दुनिया 8 अप्रैल को बनने वाली है। अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। नंदिता पांडे जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ दोनों स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर सुप्रिया कर एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और मनीष पुरोहित जी फॉर्मर साइंटिस्ट हैं, इसरो के, हमारे साथ है। मनीष जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए कितनी बड़ी घटना है? देखिए, ग्रहण के टाइम पे मोस्टली जितने भी साइंटिस्ट होंगे और जो कम्युनिटी होगी वो ढूंढ रही होगी कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में, सोलर विंड्स के बारे में, जो हाई एनर्जी पार्टिकल सूरज से निकलते हैं, क्योंकि वो पार्ट है सूरज का जो जब सूरज चमक रहा होता है तो हमें नहीं दिखाई देता है। जब एक कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है जैसा कि अभी होने वाला है, और ये जो बेल्ट है जो मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा के ऊपर से गुजरेगा, तो उस बेल्ट के अंदर जो भी लोग इस पर्टिकुलर फिनोमेना को विटनेस कर रहे होंगे उनके लिए उस वक्त दिन में रात हो जाएगी। वहां पर जो सूर्य की पूरी डिस्क है वो कवर हो जाएगी और उसके चारों तरफ जो पतला सा उसका जो कोरोना होता है, उस कोरोना की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर हमें धरती से उस कोरोना की परत को पढ़ना है जो सूरज के चारों तरफ है, उसको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि वो हमें दिखने लग जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सूरज की वो चमक एकदम से काली पड़ जाएगी, जब वो एकदम से एक्लिप्स्ड हो जाएगा, तब मरकरी के चारों तरफ के वाले बेल्ट में भी कुछ एस्टेरॉइड्स है, माना जाता है वो घूम रहे हैं जो हमें ऐसे नहीं दिखते, तो हो सकता है वो भी ट्रेस हो सके और हमें उस वक्त बाकी ग्रह भी छोटे मोटे जो उस अंधेरे में दिखने वाले होंगे वो भी दिख जाएंगे। तो कंप्लीटली साइंटिफिक फिनोमेना है ये, हमें और डेप्थ में पता करने में मदद करेगा कि जो सूरज से हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, उनके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। और देखिए, अभी सूरज की मैक्सिमा की साइकिल आ रही है, यानी सूरज में अभी कुछ ऐसा होने वाला है, ये जो 2024-25 का टाइम रहता है जहां पर सूरज अपने पीक पे होगा, इसके अंदर जो फिनोमेनास हो रहे हैं वो एकदम पीक पे होंगे। तो अब का जो एक्लिप्स है उससे हमें उस बारे में भी हिंट्स मिलेगा कि जब सूरज अपने पीक एक्टिविटी पे होता है, जब उसमें जो कुछ भी हो रहा होता है वो एकदम हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे हो रहा होता है, तो वो फिनोमेनास किस तरीके से ढलते हैं और उनका क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। चलिए नंदिता जी, ज्योतिष शास्त्र कैसे देखता है इसको? देखिए, जहाँ तक का ज्योतिष शास्त्र का सवाल है और जहाँ तक हमारी जितनी भी, हमने भी हर चीज़ रिसर्च पे बेस्ड होती है और पिछले 17-18 साल से ग्रहण पे स्पेशली ज्योतिष के नज़रिए पे रिसर्च करती आ रही हूँ। और हमेशा ये देखा गया है कि जिस भी स्थान पे जो पाथ होता है किसी भी एक्लिप्स का, चाहे ल्यूनर एक्लिप्स हो या सोलर एक्लिप्स हो, उस पाथ में जो भी स्थान होंगे उसमें कुछ ना कुछ नेचुरल कैलामिटीज या फिर एक मास अपहीवल होगा या सत्ता पलट होगा या किसी सेलिब्रिटी की डेथ होगी, कुछ उस तरह की चीजें जो कि एक मास लेवल पे कुछ चेंजेस लेके आती है और थोड़ा सा दूषित करती है स्थानों को। तो उस तरह के स्थान होते हैं और इट इज नॉट इंडिविजुअल कि इंडिविजुअल पे कोई बहुत ज्यादा, एक मास मूवमेंट की एक देश में होगा या स्थान पे होगा, और जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसका इम्पैक्ट होता है किसी भी पाथ में, चाहे अभी जैसे टोटल सोलर एक्लिप्स है, ऐसे ही टोटल सोलर एक्लिप्स अमेरिका में उसको ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स बोलते हैं, 2017 में आया था।
उस समय उससे 6 महीने पहले हमने उन स्थानों के बारे में भविष्यवाणी की थी, अमेरिका के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये वर्ष जो है अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक रहेगा और सबसे ज्यादा कैलामिटीज अमेरिका में विटनेस होंगी। आज का जो डेटाबेस है अमेरिका का, आप जाकर देखिए उनके climate.government.us की वेबसाइट में, तो बताता है कि 2017 में जो चाहे वो इरमा हो या हार्वे हो, जितने सारे साइक्लोन्स आए थे और भी वाइल्ड फायर्स हुई थी, तो वो सबसे ज्यादा जो भी कैलामिटी का डैमेज हुआ था, जो $1 बिलियन डैमेज हुए थे, वो सबसे ज्यादा 2017 में हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं वो स्थान, क्योंकि बिल्कुल अमेरिका के बीच से ये ग्रहण जा रहा था, वैसे ही अभी भी ये स्थिति है। 8 अप्रैल को अमेरिका में नीचे मैक्सिको से लेकर के ऊपर कनाडा की तरफ निकलते हुए आयरलैंड को हिट करेगा ये ग्रहण। तो ये सारे एरियाज अभी भी आप देखें, अभी 1 अप्रैल के आसपास कनाडा में वैंकूवर साइड में करीबन एक ही दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 2111 भूकंप आए और इतना ज्यादा हुआ कि साइंटिस्ट आर बैफल्ड ऑन दैट एरिया कि ये कहीं पे वैंकूवर का पार्ट स्लिट आउट करके इसको कनाडा से अलग ना कर दे। पूरा पैसिफिक ओशन पे ही बसा हुआ पूरा एरिया है। सुप्रिया जी, आपसे जानना चाहूंगी, अभी देखिए हमारे जो पहले पैनलिस्ट है उन्होंने इसको समझाया है कि किस तरीके से जो ग्रहण है वो आपके लिए एक नई खोज का विषय है, लेकिन अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ये देखता है कि इसका असर धरती पर कितना होता है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? साइंटिफिक स्पिरिट से देखा जाए तो दिस इज एन ऑस्पिशियस ओकेजन जहाँ पे काफी सारा खोज, डिस्कवरीज, रिसर्च का अपॉर्चुनिटीज होता है। इनको हम पॉजिटिव सेंस में देखते हैं साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है इसके साथ कुछ कैलामिटीज कुछ रिलेट हो सकता है, बट साइंस इसी को, बिकॉज दिस इज अ रेयर इवेंट, काफी सालों बाद ये सब होता है जब चंद्रमा सूर्य एंड अर्थ के बीच में आ जाते हैं, एंड ये काफी रेयर होता है। तो इसको हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज इसमें हो सकता है रिसर्च के लिए। बिल्कुल। वानिया जी, सेलिब्रेशन की बात हो रही है। देखिए, हम अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पर होटल्स बुक हो गए हैं, तैयारियां हो रही, वहां पर एक्लिप्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मैं अगर एक शब्द का इस्तेमाल करूं तो ये एक्लिप्स टूरिज्म भी बन गया, क्योंकि बाहर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं इसको देखने के लिए। लेकिन भारत में टोटली अगर हम कहें ज्योतिषियों की या फिर एस्ट्रोलॉजर्स की पूरी धारणा इससे उलट है। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा नवजोत जी। ग्रहण जो है एक घटना है और ग्रहण का प्रभाव न कि सिर्फ मानव जीवन पर, इसका जो प्रभाव है वो पेड़ों पर भी आता है, वो जानवरों पर भी आता है। यहां तक कि हम खाली ह्यूमन की, क्योंकि सूर्य देव जो है हमारी लाइफ में हमारी आत्मा का कारक है, हमारे पिता का कारक है, कहीं ना कहीं हमारी बोन्स का, आईसाइट का, हड्डियों का कारक है। तो अगर आप प्लांट्स में भी देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है ड्यूरिंग दी एक्लिप्स। एक्लिप्स के टाइम पर अगर आप जानवरों की बात करते हैं तो वो भी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। जो जानवर दिन में बाहर निकलते हैं, जब अंधेरा आता है तो वो रात में बाहर निकलते हैं, क्योंकि ग्रहण के टाइम पर अंधेरा हो जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। और यही जो कीड़े मकोड़े रात को निकलते हैं उस टाइम पर उजाला देख के वो भी उस टाइम पर निकलने लगते हैं। तो जब प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, छोटे छोटे क्रीचर्स पर, बर्ड्स पर इतना इंपैक्ट आता है तो उसका जो इंपैक्ट है वो हम इंसानों पर क्यों नहीं आएगा? बहुत इंपैक्ट आएगा, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दो ये ग्रहण इंडिया में नहीं है, इसका सूतक काल जो है वो इंडिया में वैलिड नहीं है, लेकिन उसको छोड़कर क्योंकि सौर मंडल में सूर्य एक ही है तो आप देखेंगे स्पेसिफिकली इसका इंपैक्ट वहां ज्यादा आएगा जहां पर टोटल एक्लिप्स है। बट आप देखें बहुत सारे रेजिग्नेशंस डलेंगे, बहुत सारे लोगों की बॉसेस से भी लड़ाई हो सकती है, पॉलिटिकल सत्ता में भी आप बहुत ज्यादा उथल पुथल और हेरफेर देख सकते हैं। फाइनेंशियल इंपैक्ट भी इसका आ सकता है। फायर कैलेमिटीज, जो अग्नि से रिलेटेड घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा आ सकती है। फॉरेस्ट फायर्स भी जो है वो भी इस ग्रहण से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है। कुछ ना कुछ तरह के जो भी अर्थ, मतलब कैलेमिटीज, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज हैं, तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट आता है। ठीक है वानिया जी, एक मिनट। नंदिता जी, अब उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका होता है। क्या ग्रहण का हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट ही होता है? नहीं, देखिए, ग्रहण, फिर मनीषी के पास जाती हूँ। मैं तो ग्रहण का इंतजार करती हूँ पर्सनली एज ए एस्ट्रोलॉजर, ऑल्सो एज ए स्पिरिचुअलिस्ट एज वेल, क्योंकि इस वक्त में आप किसी भी चीज को स्पिरिचुअल एक्टिवेशन की हम बात करते हैं, कुंडली जागरण की बात करते हैं, रुद्राक्ष धारण की बात करते हैं, मंत्र साधना की बात करते हैं, जबरदस्त आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं, कई गुना आपको अधिक यहाँ पे उसका फल मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रहण केवल नेगेटिव होता है। देखिए, उसकी नेगेटिव जो एस्पेक्ट होते हैं वो जनमानस को क्रिएट करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, आप उस समय कोई भी माला
माला को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप करिए, क्योंकि मीन राशि में पड़ रहा है, रेवती नक्षत्र में पड़ रहा है, बुध का नक्षत्र है। आप ये सोचिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी मैं आज ही इंस्टा में एक स्टोरी पढ़ रही थी जहां पे पिट्सबर्ग में किसी साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर करके बोला कि इस समय बर्ड फ्लू वाला जो वायरस है, सम पर्टिकुलर नेम दे हैव गिवन इट, H1N5 समथिंग, वो इस समय पैंडेमिक का रूप ले सकता है, एग्रोवेट सडनली हो सकता है, तो वन नीड्स टू बी केयरफुल। और ये 2-3 उनके स्टेटमेंट्स आए हैं। अमेरिका में आए, अमेरिका में इसका प्रभाव ज्यादा होगा, सैटेलाइट क्रैशेस या फिर हैकर्स के लिए समय बहुत ज्यादा एक्टिवेशन हो सकता है कि सिस्टम किसी का हैक हो जाए। जितनी भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मर्करी से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पे तकलीफ होगी। मर्करी दांतों का कारक, साइनस का कारक, ENT का कारक होता है, यहां पे भी प्रभाव हो सकता है। लोग आपस में एक दूसरे से क्लेश हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव साइड, लाइक आई सेड, आप ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, रुद्राक्ष को धारण करिए, शिव उपासना करिए, नारायण की उपासना करिए। इन सब चीजों के लिए तो जबरदस्त है, बहुत बढ़िया रिजल्ट। नकारात्मक असर होता है, लेकिन हाँ, ये मेडिटेशन के लिए अच्छा वक्त है, ज्योतिष इसको बता रहा है। लेकिन मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगी, चाहे वो ज्योतिष हो या फिर विज्ञान हो, दोनों ही इसको एक बड़ी घटना मानते हैं। दोनों के देखने का नजरिया यानी कि चश्मा अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों एक बात भी कहते हैं, और वो ये है कि बचाव। अब बचाव की बात जब हम विज्ञान के नजरिए से देखते हैं तो उस पर क्या तर्क है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आप जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करी थी इम्पैक्ट की, तो मैं एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट बताता हूँ सोलर एक्लिप्स का। बात है साल 1919 की, टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ था। सर आर्थर एडिंगटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, उनने उसको ऑब्जर्व किया था, और वहां से माना जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, उसको प्रूव करने में उस सोलर एक्लिप्स की जो ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो एज अ फिजिसिस्ट, और अगर मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट की बात करूं, तो उनके लिए तो ये इवेंट सही में इतना बड़ा हो गया कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव आउटकम हमें मिली कि एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुआ 1919 में जिसने एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की थ्योरी को प्रूव करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मनीष जी, एक मिनट जरा, नंदिता जी इसी पे एक जवाब देना चाह रही है। मनीष जी, बिल्कुल आपने जो बोला बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन उसी के साथ जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था कि वर्ल्ड हैड विटनेस्ड द फर्स्ट पैंडेमिक, जो जिसको हम रेफरेंस लेकर के आज हम उसकी स्टडी मारते हैं, और वो पैंडेमिक भी आपका 1918 और 1919 में सबसे ज्यादा ट्रिगर कर रहा था। वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसी के आसपास। ये इतना ज्यादा एक्टिवेटेड हो गया कि मास बरियल्स हुए, मासेस में बिल्कुल जनमानस, जैसे हम कहते हैं कि एक बिल्कुल भयंकर तरीके से एपिडेमिक भी नहीं था, पैंडेमिक था, और उसी पैंडेमिक का रेफरेंस लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्रहण का असर होता है, वो किस तरह से असर होता है, पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक, लाइक हम भी बोलते हैं कि मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव जो होता है उससे भी आप बिल्कुल अलग नहीं हट सकते, वो भी होता है, और उस तरफ भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल मनीष जी। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ। जो मान्यताएं हैं उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो एक बात बता रहा था कि ऐसा भी हुआ है इतिहास में। अब बात करते हैं कि दोनों बातें हैं मनीष जी, देखिए वही बात हम कह रहे हैं। का कारक है राहु, जो है रहस्य का कारक है। जब ग्रहण होता है तो उसमें राहु और केतु का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। तो जब भी कुछ चीज होती है तो जमीन से निकलती हुई एनर्जीज जो होती है, हम पातालीय एनर्जीज बोलती हैं, एक जनमानस के लिए इमीडिएट वो हिट कर जाती हैं। लेकिन अगर आप साइंटिस्ट हैं, आप कुछ उस तरह से रिसर्च करें, क्योंकि राहु रिसर्च का कारक होता है, राहु डायरेक्ट कभी अटैक नहीं करेगा, इनडायरेक्ट अटैक करेगा। तो वही चीज है कि आप किसी भी सोच को, मतलब जैसे चंद्रमा इफेक्ट होता है, आप चंद्रमा एक जीनियस भी बन सकते हैं और पागल भी बन सकते हैं। इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ जीनियस एंड अ इनसेन पर्सन। तो वही चीज यहाँ पे ग्रहण करता है। एक आम जनमानस जो होता है वो साधारण व्यक्ति होता है, उसके पास इतनी सारी एक्टिवेशन नहीं होती ये सारी चीजें सोचने की। इसलिए एस्ट्रोलॉजिकली हम ज्योतिषियों का जो हमारा वो ज्योतिषियों की अपनी गणना है और विज्ञान की अपनी, सावधानियां बरतने को बोलते हैं। बिल्कुल मनीष जी, आप अपनी बात पूरी और लीजिए। हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जब भी सोलर एक्लिप्स होता है तो ये अलग अलग होते हैं। कुछ पार्शियल होते हैं, कुछ एनुलर होते हैं। एनुलर जिसमें हमें रिंग ऑफ फायर दिखती है, जहां पर चांद की जो पोजीशन है धरती से वो इतनी परफेक्ट नहीं होती कि वो सूरज को कंप्लीटली कवर कर ले। जब कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है, जब वो कंप्लीट डिस्क को छुपा लेता है, उस वक्त हम उसे नॉर्मल अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले और उसके बाद के पार्ट को अगर हम सिर्फ नेकेड आई से देखने की कोशिश करेंगे तो वो काफी हार्मफुल रहता है। तो मोस्टली जो हमें प्रिकॉशंस लेनी होती है, वैसे तो अभी ये इंडिया में नहीं दिख रहा है, लेकिन वर्ल्ड ओवर जो भी कम्युनिटी इसको विटनेस करेगी, या फिर हम बात करें आने वाले समय में जब 2030 2031 में इंडिया में भी सोलर एक्लिप्सेस जब विजिबल होंगे, पार्शियल या फुल सोलर एक्लिप्स जब आएंगे,
तो जो एक चीज का ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि आइदर वी शुड यूज द प्रोपर फिल्टर्स जो होते हैं, प्रिस्क्राइब जो फिल्टर्स होते हैं, या फिर हम उनको देखें तो एक प्रॉपर एक विद द एक्सपर्टीज कोई वहां पर हो तो ही देखना चाहिए, सीधा नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। आपकी बात मैं हमेशा आगे कोट करने वाली हूँ, कभी भी इस बारे में चर्चा होगी तो थैंक यू फॉर अलाइनिंग टू जो हम बात करते हैं उसी को आपने भी चरितार्थी समय अपनी बात सुप्रिया जी, जब हम बचाव की बात करते हैं तो तर्क आप उसमें क्या देंगे? देखिए, मेरे नज़र से दोनों एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस दोनों पैरेलल है, दोनों का रेफरेंस फ्रेम अलग है, एक के साथ अलग, एक को मिक्स नहीं करना है। साइंस इसी को पॉजिटिव नजरिए में देखता है एंड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें काफ़ी सारा खोज, काफ़ी सारा न्यू डिस्कवरीज का संभावना है एंड इसमें हम कोई नेगेटिव इफेक्ट देखते नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसका इफेक्ट में कुछ हो रहा है पर वो कोरिलेट नहीं, साइंटिफिकली कोरिलेट नहीं होता है अकॉर्डिंग टू साइंस। अगर आप इतना रिसर्च लेके चलेंगे तो अगर जिन एरिया में पाथ्स में अगर हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि इस एरिया में नेचुरल कैलामिटीज होंगी तो आपके पास इतने सारे डेटाज हैं, इतने वेदर फोरकास्ट होते हैं, सारी चीजें होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की आप लोग डिस्कशंस करते हैं, यू कैन एटलीस्ट मतलब उन जगहों में उन स्थान के लोगों को आगाह किया जा सकता है कि आप इस तरह की परेशानियों से थोड़ा सा बच के रहें। वान्या जी, जिस सवाल को लेकर चर्चा मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से कर रही थी, आपका जवाब रह गया था कि बचाव की बात दोनों करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी करते हैं और विज्ञान भी कहता है कि हाँ थोड़ा बचाव करना चाहिए। तर्क इसके पीछे क्या रहता है? नवजोत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमने कितने पास्ट ईयर्स से जो भी रिसर्चेस हुई हैं, जो भी एनालिसिस हुए हैं, जो ग्रहण के टाइम पर जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी कैलामिटीज होती हैं, इस चीज को साइंस एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है, और या फिर अगर वो रिसर्चेस हो रही हैं तो उससे हम किसी कंक्लूजन पे क्यों नहीं आते? अगर वो कैलेमिटीज हैं और वो ग्रहण के दौरान ही होती हैं, विद इन दैट ड्यूरेशन ऑफ 45 डेज, एक्लिप्स से पहले या एक्लिप्स से बाद में, तो इस चीज की एक्सेप्टेंस होनी बहुत जरूरी है। यूनिवर्स में बहुत सारी फोर्सेज हैं आज जिसको साइंस नहीं मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एस्ट्रो से उसको बहुत मानते हैं। आज आप हीलिंग की बात ले लीजिए, आज आप सुपर नेचुरल फोर्सेज की बात ले लीजिए, आज आप साइकिक अटैक्स की बात ले लीजिए। यूनिवर्स में मानो तो मां गंगा है, मानो तो बहता पानी है, मानो तो मां गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। तो कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये घटनाएं ब्रह्मांड में हो रही हैं, इसका इंपैक्ट आ रहा है। आप एक्लिप्स के टाइम पर उस ड्यूरेशन में देखिए लोगों की जो मेंटल हालत होती है या फिर रेजिग्नेशन चलते हैं, आप कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स में हेर फेर देखते हैं। तो ये क्यों उस टाइम पर क्यों हो रहा है? इस चीज पर क्या, इस चीज पर साइंस क्या कहना चाहिए? ना जाकर मनीष जी, हम जो प्राकृतिक आपदाएं आती, जिसका एक तर्क अभी थोड़ी देर पहले दिया था हमारे पैनलिस्ट ने ही, नंदिता जी ने यही बताया था कि ठीक है हम इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ज्योतिष भी इसको पॉजिटिवली लेता है, लेकिन इसी के साथ साथ जितनी प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र भी होता है, आपने 1919 की बात की थी और उसी को फिर यहां पर भी रिलेट करते हैं, जिसका एक प्रेडिक्शन यहां से ज्योतिष दे रहे हैं, तो उसके बारे में अगर साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, क्या हम पहले से उसका पता नहीं लगा सकते? देखिए, मैं एक इंस्टेंस बताना चाहूंगा। एक बार क्लास 11th के बच्चे ने अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर कलाम सर से एक सवाल पूछा था। मैं रीड आउट करता हूं, देखिए वो सवाल क्या था। वो था, हाउ कुड स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस गो हैंड इन प्रेजेंट इंडियन सेटअप? यानी स्पिरिचुअलिटी और साइंस क्या एक साथ चल सकती है, और चलेंगी तो कैसे चलेंगी? तो देखिए ऐसा है कि यहाँ पर तर्क वितर्क या जो भी ये बातें चल रही है, लेकिन देखिए कलाम सर ने क्या बोला था, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। मैं उन्हीं ये वेबसाइट से मैं पढ़ रहा हूँ। तो कलाम साहब ने बोला, बोथ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रुथ। वन इज इन मटेरियल वर्ल्ड, other is in spiritual world. Establishment of truth itself should make an individual happy. तो यहाँ पर साथ है, वो भी एक सत्य को ढूंढ रहे हैं, हम भी एक सत्य को ढूंढ रहे हैं। हमारा तरीका कंप्लीटली साइंस बेस्ड है, उनका तरीका। लेकिन मनीष जी, सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। मैं वही बात कह रही हूँ, सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया, क्योंकि देखिए 1919 से लेकर अभी 2024 की बात करें तो बहुत तरक्की साइंस ने की है। अगर एक प्रेडिक्शन आ रही है कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं या आपदाएं ऐसी आ सकती हैं, तो क्या इसके साथ साथ आपका कोई प्रेडिक्शन भी, आपका कोई और तर्क भी इसमें चलता है? क्या आप लोग इसके बारे में, साइंस इसके बारे में पता लगा सकता है कि इस एरिया में ऐसा हो सकता है?
नहीं, देखिए एक्चुअली सोलर एक्लिप्स को जिस तरीके से हम अप्रोच करते हैं वो होता है सोलर फिनोमिनास को पढ़ना, उससे आने वाली जो सोलर विंड है उसके जो पार्टिकल्स है उनको पढ़ना, जिससे कि हम उनको समझ पाए। क्यों, देखिए अब कैलेमिटी की मैं बात करूं तो अगर सूरज में कुछ भी गड़बड़ होती है और वो गड़बड़ कर धरती तक पहुंचती है तो हम उसको जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं। और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अगर धरती पर आता है तो वो इस वक्त इतनी बड़ी कैलेमिटी हो सकती है कि धरती के ऊपर $1 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ यूएसडी, मतलब डॉलर्स की टर्म्स में बात करूं तो। क्यों, क्योंकि वो पूरे के पूरे जो टेक्नोलॉजी का ढांचा है उसी को एकदम से ही डिस्टर्ब कर देगा। ये सारी कुछ जो फिनोमिनाज हैं, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसको डिस्टर्ब कर देगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर देगा। तो हम इसको अप्रोच करते कंप्लीटली साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि सूरज के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो गड़बड़ होती है हम उसको और अच्छे से तो क्या आप ये मानते हैं, बिल्कुल मनीष जी, क्या इस बात को फिर माना जाता है कि ग्रहण के दौरान जिस तरीके से ज्योतिषों की प्रेडिक्शन होती है वो कहीं ना कहीं आपके प्रेडिक्शन से मिल रही है? फिर जी, आज अभी उसी चीज को आप वैलिडेट कर रहे हैं। दौरान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए सूरज के ऊपर ये फिनोमिनाज आगे पीछे कोरोनल मास इजेक्शंस कहते हैं। अभी ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर सोलर मैक्सिमा की साइकिल आने वाली है, यानी अभी सूरज अपने पीक पे आने वाला है। ये 11 साल की साइकिल होती है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे सूरज के बारे में हमें और बेहतर तरीके से समझने में इसकी मदद करेगा कि फिनोमिना जी। ठीक है नंदिता जी। हाँ, यहाँ पे जैसे आप सोलर फ्लेयर्स की बात कर रहे हैं अभी, तो सोलर फ्लेयर्स तो हैं, सूर्य अपनी उच्च राशि की तरफ आगे बढ़ रहा है, अभी मीन राशि में है। आप ये देखें यहाँ पे शुक्र भी उच्च राशि बैठा हुआ है। आपको प्रेडिक्शन जैसे हम जब बताते हैं तो जैसे इसमें भी एक प्रेडिक्शन ये हो जाता है कि जितनी भी महिला सेलिब्रिटीज हैं कहीं से, चाहे राजनेता हो या मीडिया से रिलेटेड हो या कैसे भी हो, उनके लिए ये समय बहुत क्रूशियल है। अब ये हमारा प्रेडिक्शन है, हम ये ज्योतिष गणना से कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को मानेगा कौन? क्या आप उसको वैलिडेट करते हैं या रिसर्च में आप उसको टाइम एंड अगेन? जैसे मुझे याद है कि एक बार जब लेकिन नंदिता जी ये शायद उनका विषय भी नहीं होगा, इस पर शायद वो प्रेडिक्ट ना कर सके, लेकिन हम जब नेचर की बात का, हाँ, अर्थ कैलामिटीज की बात कर रहे हैं तो हम उसको एरियस, मैंने जैसे बताया जब 2017 में ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स हुआ था, उससे 6 महीने पहले से मैं टीवी पे बोल रही थी कि अमेरिका में इस तरह की कैलामिटीज आएंगी, इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, इन एरिया में आएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली जो सोलर पाथ था वहां पे हुआ। जब इंडिया में एक बार सोलर पाथ जा रहा था उत्तर काशी के ऊपर, एग्जैक्टली उसका हाईएस्ट पॉइंट था, और मैं उस समय बोल रही थी, उससे 6 महीने पहले बोल रही थी कि उत्तर काशी इज गोइंग टू बी वेरी सेंसिटिव। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एज इट इज टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे स्लाइड कर रही हैं, यहाँ पे कुछ तबाही हो सकती है। तो ये एज ए साइंटिस्ट अगर आप लोग भी इस तरह की रिसर्च करें तो प्रॉब्लम आप आगाह कर सकते हैं। उसके बाद जो आया 6 महीने में उत्तरकाशी में ऐसा भयंकर भूकंप आया, आज भी वो वहां पे जमीनें पूरी क्रैक्ड है, मकान क्रैक गिरे हुए हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ संभाला जा सकता था, एज ए साइंटिस्ट आप लोग अगर इसमें रिसर्च करें तो कर सकते हैं। चलिए हम सुप्रिया जी से इसका जवाब जानते हैं, लेकिन एक बार वान्या जी अपनी बात तो पहले से हम बहुत सारी मास लाइफ को सेव कर सकते हैं। कोई चीज अगर हमें दिख रही है, फोरकास्ट हो रही है कि कल ये हो सकता है, जैसे कि नंदिता जी ने भी बताया, तो हम पहले से अगर वार्न कर सकते हैं, उस प्लेसेस को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, या अगर और भी जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं अगर हम पहले से ले सकते हैं तो उससे हम बहुत सारी लाइफ्स को सेव कर सकते हैं। जैसे कहीं फॉरेस्ट फायर है तो वहां पर हम पहले से जो भी उस इवेंट के लिए जितनी भी प्रिकॉशंस लेनी है, कॉशियस होना है, लोगों को वहां से हटाना है, या कोई साइक्लोन आ रहा है, तो इससे हम बहुत सारी लाइफ्स को सेव कर सकते हैं। यहां पर जरूरत सिर्फ एक्सेप्टेंस की है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट करें कि ये चीजें हो सकती हैं पास्ट रिसर्चेस पर और पास्ट की घटनाओं पर, उसके बेसिस पर हम एक्शन ले। सुप्रिया जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब हम ब्रेक पर थे आपने कहा कि दोनों पैरेलल है, दोनों एक साथ चलते हैं, और कलाम साहब का कोट करके मनीष जी ने उसका जवाब भी कहीं ना कहीं रख दिया कि दोनों का लक्ष्य एक है लेकिन रास्ते अलग हो सकते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस की जहां तक बात आती है, ज्योतिष अगर विज्ञान को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन विज्ञान उसको एक्सेप्ट नहीं करता, आप इस बात को मानते हैं सुप्रिया जी? देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओशन है, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस है, आप कौन सा क्वेश्चन एड्रेस करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, साइंटिस्ट ने जो पॉजिटिव जो है इससे क्या नया निकाला जा सकता है उसी में ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सर अगर जो आप कोरिलेट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कैलामिटीज के साथ, प्रश्न एक है कि क्या जो हम बोलते हैं रिसर्च में, हमारी रिसर्च जो है जो हम बोल रहे हैं, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिसर्च के तौर पे देख के, ना कि प्रेडिक्शन के तौर पे देख के। जैसे हमने प्रेडिक्शन किया, डेटा आया, वैसा ही हुआ, उसके बेसिस में क्या एज अ साइंटिस्ट आप उसको एनालाइज करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर वो सही आ रहा है तो?
होनी चाहिए नहीं सुप्रिया जी? एक बात फिर मैं मनीष जी से, हाँ, वाना जी दैट बोलिए। इज फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। आई डोंट मैं आपको 17 साल का डेटा देती हूँ ना, आप देखिए उसको और फिर उसके बाद बताइए। पर्टिकुलर स्टडी हो सकता है बट उसी को सोलर इक्लिप्स को कोई नेगेटिविटी के साथ लर्न नाम की भी एक चीज होती है। जो घटनाएं अगर वही सेम चीज हम बार बार एक ही वही मिस्टेक्स को हम रिपीट करते जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर एक इवेंट होता है, एक घटना होती है, उस घटना से हमें लेसन लर्न स्टडी करने चाहिए ताकि अगली घटना में वो चीजें जो है ना दोहराई जाए, ना हो। अगर एक बार कोई डैमेज हो रहा है और नेक्स्ट एक्लिप्स आने से पहले अगर हम लोगों को पहले से आगाह कर देते हैं तो वो इन चीजों से बच सकते हैं। तो हमें हर इवेंट का, हर एक्लिप्स का जो है एक एनालिसिस, एक स्टडी ईयर बाय ईयर हमें करना चाहिए कि कौन सा टोटल था, कौन सा पार्शियल एक्लिप्स था, किसके क्या हुआ, किसे कितना डैमेज हुआ, उसकी परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये चीजें हम करेंगे तो हम बहुत चीजों को बचा सकते हैं। बहुत सारे डैमेजेस ये वही बात है जो अभी आपने कलाम साहब का सवाल किया और ये वही सवाल मैं अब आपसे पूछना चाह रही हूँ। देखिए ऐसा है कि अप्रोचेज अलग हैं, मैं मान रहा हूं बात, और जिस तरीके से बाकी जो पैनलिस्ट लोग कह रहे हैं कि इसको हमें व्यू में रखना चाहिए, हम कैलेमिटीज को बचा सकते हैं, तो देखिए वहां पर क्या है ना कि जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के लिए अपनी एक अलग स्टडी रखती है, कंप्लीटली टोटली डिफरेंट स्ट्रीम है उसके लिए। जब हम बात करते हैं ओशियनिक मूवमेंट्स का, हम बात करते हैं वाटर लेवल्स का, हम बात करते हैं एयर करंट्स का, हम बात करते हैं टेम्परेचर साइकिल्स का, उनके लिए डेडिकेटेड स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, एक स्ट्रीम ऑफ साइंस है। वी टेक हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, हम सैटेलाइट्स की मदद लेते हैं, हम ऑन फील्ड डेटा की मदद लेते हैं, एक मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे हम प्रिडिक्शंस कर सके। अब यहां पर जब हमें बोले कि हम कंप्लीटली इस मॉडल पर आ जाएं या इस मॉडल को ही यूज करें, इसका जो एविडेंस बेस्ड हम जो डेटा है उसको यूज कर कंप्लीटली इसके ऊपर अलाइन हो जाएं, तो देखिए जब ये दोनों हमारी कैलकुलेशंस और ये जो प्रिडिक्शंस है, जब ये पॉइंट टू पॉइंट अलाइन होने लगेगी ना, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए साइंस इतनी एडमेंट नहीं है। सर आपको इनवाइट करती हूँ, आप मेरा डेटा ले लीजिए, 17-18 साल का डेटा है, आप रिसर्च करिए उसमें एंड आप अपने स्टेटमेंट्स लेकर आइए। ओपन इन्विटेशन अभी देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हुई थी कनाडा में, वैंकूवर साइड में जो टेक्टोनिक प्लेट का वहां पे द प्लेट इज स्लाइडिंग इनसाइड, तो वो हिलता है, वो ओपन कर रहा है। आप बात सुनिए, आप है ना साइंटिस्ट को ऐसा दिखाना चाह रहे हैं जैसे कि वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, वो बहुत ही एडमेंट है, वो बोलते नहीं हम तो मानेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं, आप देखिए सोमनाथ सर को, हमारे चेयरमैन है इसरो के, वो जाते हैं मंदिर तो जाते हैं भाई, वो खुद बोलते हैं कि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एक्सप्लोर करने के दोनों तरीके हैं। सर मनीष जी ठीक है मनीष जी, ये मुद्दे से हम भटक रहे हैं। मैं अब सीधा वाना जी बस 1 मिनट। मनीष जी एक सीधा सा सवाल है, बात ये है कि जब हम एक्लिप्स की बात करते हैं साइंस उसको अपने तरीके से एनालाइज करती है, अपना प्रेडिक्शन, और अब जैसा आपने कहा कि एक बहुत अच्छा इवेंट होता है आपके लिए, शोध का इवेंट होता है, लेकिन उसी तरीके से जब हम बात करते हैं ज्योतिष की, तो ज्योतिष उसको अपने तरीके से एनालाइज करता है। बात सिर्फ ये है कि दोनों के अच्छे पॉइंट्स को साथ रख के आगे बढ़ने की, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? मैं यही कह रहा हूं, ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए अभी हो रहा है ये कि जब साइंस अपने पॉइंट्स को पढ़ रहा है, जब उनके बारे में कोशिश कर रहा है उनको जानने की, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स को लगाया जा रहा है, बैलून्स उड़ाए जाएंगे, नासा जेट्स फ्लाई करेगा डेटा को एक्यूमुलेट करने के लिए, तो वो कहीं भी यह नहीं कह रहा कि भाई जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, वो भी तो माने, वो भी तो पढ़े। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो जब एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करता हूँ, एक बार वाले जी अपनी बात रख दीजिए। देखिए यहाँ पर हम कंपटीशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कोलैबोरेशन और एक्सेप्टेंस की कर रहे हैं कि रादर देन उस डेटा को लेकर आप लोग भी रिसर्च कर सकते हो, जहां पर there will be a point of time जहां पे ऐसा होगा, जहां ऐसा होगा। बट इतने सालों से क्या हम उस सही वक्त की वेट कर रहे हैं कि जब वो ऐसा होगा? बट इतनी जो पास्ट ईयर्स के रिसर्चेस है, जो पास्ट ईयर की स्टडीज, सदा कैलेमिटीज नहीं आती है ना, देखिए हमेशा नहीं आती है, बट बहुत बार आती भी है। हाँ सुप्रिया जी, देखिए बात है ना, बहुत बार आती है, बहुत बार नहीं आती। जी जल्दी से सर ब्रेक लेना मुझे। आप जो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव जो आप कह रहे हैं, ये डरा रहे हैं, क्यों आप अच्छी बात नहीं करते? डरा नहीं रहे, हम अच्छी बातें बताएं, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, मंत्र पढ़िए, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हम 76 घंटे 26 मिनट और 26 सेकंड का वक्त है, सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जिस पर एक महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।